बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पाकिस्तान में ईद के दिन सारा दिन सोशल मीडिया पर हामिद मीर और नसीम ज़ोहरा की गुफ्तगू नसीम ज़ोहरा के प्रोग्राम में बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होती रही और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और चाहने वाले भी इस वीडियो को शेयर करते रहे और मुबैना तौर पर इस वीडियो के अंदर हामिद मीर की जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं साबिक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। और इसमें हामिद मीर की जानिब से ये कहा गया कि जनरल बाजवा ने कश्मीर भेज दिया, उस इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर बेच दिया और पाकिस्तान आ रहे थे मोदी, लेकिन इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को नहीं पता था। इसकी सेहत पर बाद में बात करते हैं या इस डिबेट में नहीं जाते कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। कुछ हकाइक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वो हकाइक ये हैं जिसके ऊपर मैंने एक ट्वीट भी किया कि हामिद मीर के इंकशाफात, इन्वर्टेड कामास के अंदर मैंने लिखा कि हामिद मीर के इंकशाफात पर ज़्यादा जज्बाती ना हो। ये हमेशा हाज़र सर्विस इस्टेब्लिशमेंट की टाउटी करता है जबकि गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक इंकशाफात करता है, इन्वर्टेड कामास के अंदर। और जनरल मुशर्रफ की टाउटी से लेकर और आज के दिन तक यही इसकी तारीफ़ है हामिद मीर की। और अगर हामिद मीर साहब इतने बड़े इनकलाबी होते तो गुज़श्ता एक साल में PDM की इस माफिया और हैंडर्स हुकूमत की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजलूम कारकुनान के साथ जो जुल्म और बर्बरियत और जबर का रवैया जो है वो रखा गया, जिसके ऊपर बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी बोल पड़ी, बैनुल-अक़वामी सियासतदान बोल पड़े, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमों के भी बयानात सामने आए, बुकला बरादरी, इसके साथ साथ इमरान खान ने भी खुलकर इन तमाम चीज़ों पर इज़हार किया। लेकिन क्या आपने कभी हामिद मीर के मुंह से पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के हवाले से कोई चीज़ सुनी कि गुज़श्ता एक साल के अंदर सबको पता है पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है? PDM का तो एक नाम है और इस हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के निहत्ते कारकुनों के घरों के अंदर घुसकर वहाँ ख़वातीन और बच्चों के साथ जो सलूक किया गया वो भी आपके सामने, इसकी जुल्म और बर्बरियत के सबूत, इसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। और क्या इस सारे मामले के ऊपर हामिद मीर आपको कोई थोड़ी सी बात, थोड़ी सी तनकीद, को एक जुमला भी किसी जगह बोलते हुए नजर आए? नहीं, हरगिज़ नहीं। हामिद मीर जैसे सहाफ़ी एक मखसूस मकासद के लिए काम किया करते हैं और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, और मैं इस पर पूरी सीरीज़ कर चुका हूँ। इसी प्लेटफार्म पर मैं आपके सामने बेशुमार सबूत रख चुका हूँ, अभी भी कुछ सबूत आपको दिखाता हूँ। तफसील में आगे चलकर दोबारा भी मेरा इरादा है कि हामिद मीर के ये जितनी भी चीज़ें हैं इस किस्म की, उनको सामने अवाम के लाया जाए। और मेरी ज़ाती राय, मेरी ज़ाती रिसर्च, पाकिस्तान की सियासत को जितना नुकसान नवाज़ शरीफ ने पहुँचाया उतना नुकसान किसी सियासतदान ने नहीं पहुँचाया, और पाकिस्तान की सहाफ़त को जितना नुकसान हामिद मीर साहब ने पहुँचाया इतना किसी ने नहीं पहुँचाया। और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अदालत को जितना मेरे नुक्ता नज़र के हवाले से नुकसान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पहुंचाया इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। और मैं पहले किसी जगह एक दफ़ा बात कर चुका, दोबारा रिपीट कर दूं कि मेरे नुक्ता नज़र के हवाले से पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी सहाफ़त और पाकिस्तानी अदालत के ये तीनों साहिबान बहुत बड़े रॉन्ग नंबर हैं। और हमेशा हर दफ़ा ये रॉन्ग नंबर इस किस्म के चोला पहनकर जो है वो सामने आते हैं कि आपको ये लगता है कि शायद पाकिस्तान में ये इस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। नवाज़ शरीफ की पूरी तारीख़ आपने देखी, किस किस्म का चोला उन्होंने गुज़श्ता 3.5 साल पहला वोट को इज़्ज़त दो, पता नहीं किस किस्म का उन्होंने नारा लगाया, और उसके बाद हालत अभी आपके सामने है कैसे इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर गुज़श्ता एक साल से बैठे हुए हैं। हामिद मीर का जिक्र करें, इनके खुल के मैं बात करता हूँ, उससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बात करें। उनका आगाज़, जिस केस से उन्हें शोहरत मिली, इन तमाम का आगाज़ असल में एक जैसा है। नवाज़ शरीफ का आगाज़ अगर आप देखें तो जनरल ज़िया-उल हक और 1981 से लेकर सारी सियासत आपके सामने है। हामिद मीर साहब का अगर आपके सामने रखें तो इनको मशहूरी, इनको शोहरत, इनको जियो की जाब, सब कुछ जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में क्यों और कैसे मिला, आगे चल के आपको बताता हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, और अब तो ये चीज़ें साबित हो गई हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो वकला तहरीक चली, हम लोग जो जर्नलिस्ट थे उस तहरीक का भी हिस्सा थे, बाद में ये चीज़ें फिर सामने आई, खुली। उस दौरान भी हमने महसूस किया कि कैसे शुरू में मामलात कुछ और थे और बाद में इसके अंदर जब शामिल हुए नवाज़ शरीफ, इसके अंदर जंग जियो ग्रुप, इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हुआ, सब कुछ। और ख़ास तौर पे अब तो ये राज नहीं है कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी,
जो ISI के सरबराह थे जनाब अशफाक परवेज़ कियानी, वो इस तमाम तर मामलात को सपोर्ट कर रहे थे। बल्कि आपको याद होगा कि उनका अलहदा से एक मुनफरिद किरदार भी रहा था जब इफ्तिखार चौधरी साहब की मुलाकात हुई थी जनरल मुशर्रफ के साथ, और वो मुलाकात अच्छे माहौल के अंदर नहीं हुई थी। उसके बाद फिर जियो पर हमला, दीगर तमाम तर मामलात, इन तमाम मामलात के अंदर आगे चलकर आपको बताता हूँ एक बड़ी कन्फ्यूजन है। तो कहने का ये मतलब है कि उस वक्त भी हामिद मीर साहब, उन सब लोगों ने, जो हामिद मीर साहब का आगाज़ हुआ किसका, उन्होंने साथ दिया आपके सामने है। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेमो कमीशन से उनको शोहरत की बुलंदियों पर वो पहुँचे। मेमो कमीशन के अंदर नवाज शरीफ, इफ्तिखार चौधरी और उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ चाहती थी, यानी उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे और उस वक्त के जो DGISI थे, बाद में खुद हामिद मीर के सामने, हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि उनके सामने गड़ी खुदा बख्श में आसिफ जरदारी ने यह कहा कि DGISI ने मुझसे माजत की है उस वक्त के, और साथ उन्होंने यह कहा कि वो जो कुछ कर रहे थे वो आर्मी चीफ के कहने के ऊपर कर रहे थे। और फिर ये क्या इत्तफाक था कि जो आर्मी चीफ चाहते थे, जो DGISI चाहते थे, जो नवाज शरीफ चाहते थे, जो इफ्तिखार चौधरी चाहते थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, यूसुफ गिलानी के खिलाफ, वही फैसला आता है जनाब मेमो कमीशन की जानिब से। और उसके बाद फिर आप पोर्ट्रे करते रहे जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज बनाकर पेश करते रहे। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान वो जो हर रोज़ एक ख़त लिख दिया करते थे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में, अब वो खतूत कहाँ हैं? अब तो किसी किस्म के कोई रिमार्क्स भी उनकी जानिब से सामने नहीं आ रहे, बल्कि हालिया इंतखाबात के मामले पर वो जिस जगह खड़े हुए नजर आए वो आपके सामने है। तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि रॉन्ग नंबर जो हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए। और मेरे सामने ये 6 जल्दें हैं हामिद मीर के कालमों की। नंबर 1, ये इसमें से मैं काफ़ी सारी आपके सामने एपिसोड पेश कर चुका हूँ। नंबर 2, ये हामिद मीर साहब के मुतल्लिक, ये हामिद मीर के हाथ के लिखे हुए वो साफ़ अखबार के वो तमाम तर कालम है जिसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट 1999 की आसपास इसकी जनरल मुशर्रफ ने तारीफ़ें कर रखी हैं, माफ़ कीजिए हामिद मीर ने तारीफ़ें कर रखी हैं जनरल मुशर्रफ की। नवाज शरीफ की हुकूमत गिराए जाने के बिल्कुल हक़ में थे हामिद मीर साहब उस वक्त जो हुकूमत गिराई गई। ये जनाब 6 किस्तें मैंने आपके सामने, ये 6 मुख्तलिफ जनाब मैंने जिल्दें रखी हुई हैं, इसके अंदर बेशुमार तफसीलात हैं। मौका मिला तो इसके ऊपर मज़ीद भी एपिसोड करेंगे, 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ इसके अंदर जो क्रक्स है। गौर से सुनिए ताकि आपके सामने हामिद मीर का ये चेहरा आश्कार हो, और जो नसीम ज़ोरा के प्रोग्राम के अंदर बैठकर वो अपनी तरफ से कुछ बड़े इंकशाफात कर रहे थे, उनके उसके कुछ मखसूस मकासद हैं, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। सारी वीडियो आप सुने तो वो इमरान खान के खिलाफ भी एक माहौल बना रहे हैं, और आइंदा चंद दिनों के अंदर आपको इस हवाले से बात करते हुए भी नजर आएंगे। और बेशुमार ज़राए का दावा है इस्लामाबाद के अंदर, एक नहीं, 2 नहीं, ज़्यादा जो है वो डबल फिगर के अंदर सहाफ़ी ज़राए ये कह रहे हैं कि हामिद मीर इस वक्त ये जो इंकशाफात कर रहे हैं इनके कुछ मखसूस मकासद हैं, और पाकिस्तान की मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके कहने के ऊपर कर रहे हैं। कैसे और क्यों मैं आपको बताता हूँ। शुरू से हामिद मीर साहब की यही तारीख़ रही। 90 की दहाई के अंदर जब जो है वो मशहूर हुए तो इसी किस्म का तरीक़ाकार उन्होंने अडाप्ट किया। आप ज़रा याद कीजिए कि इस बात से वो मशहूर हुए थे। उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू कैसे, क्यों, किन हालात में हुआ। कहा तो जाता है कि बेनज़ीर ने इंटरव्यू करवाया, लेकिन बात यह है कि बेनज़ीर उस वक्त खुद किसके करीब थी। याद कीजिए, बेनज़ीर उस वक्त तालिबान की हुकूमत को भी उन्होंने कबूल किया। उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या तरह मामलात थे उनके और फिर हामिद मीर के, और फिर हामिद मीर का माजी में पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी के साथ क्या तल्लक रहा। फिर एक केस से जिससे हामिद मीर को करप्शन केस से बड़ी उनकी जो है वो मशहूरी हुई। वो जो करप्शन केस उन्हें कहाँ से दिया गया था, किसने उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, ये अब कोई सरबस्ता राज नहीं है। खैर, मुशर्रफ के मामले की तरफ बढ़ते हैं तो जनाब 98 से 99 के दरमियान जो कुछ हुआ, चाहे वो कारगिल ऑपरेशन हो, चाहे उसके बाद दीगर उसके बाद वाले जो हैं वो मामलात हों, इन तमाम तर मामलात के ऊपर आज इनका मौक़िफ़ कुछ हो रहा है। उस वक्त उनका मौक़िफ़ नवाज शरीफ के सख्त खिलाफ था। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल मुशर्रफ के हक़ में थे वो, और ख़ास तौर पर जब जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की ये हुकूमत गिराई, बल्कि उससे पहले मामले को मज़ीद पीछे ले जाते हैं क्योंकि उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी इंडिया में। अब अगर ये मोदी का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब उनको बुलाया जा रहा था, उस वक्त वाजपेयी आए थे पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान के ऊपर जमात इस्लामी ने फ़ौजी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इस बात से जो है वो हट के अलहदा बात करते हैं कि नवाज शरीफ की पॉलिसियाँ दुरुस्त थी या गलत थी। इससे हट के मैं बात कर रहा हूँ, या नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन साबित हुई वो एक और मामला है, ये एक और मामला था इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनकी लड़ाई। इस तमाम तर मामले के ऊपर, कारगिल वार हो या बाद के जितने भी तमाम तर मामलात, इस तमाम तर मामलात के ऊपर जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ठीक करने की उस वक्त नवाज शरीफ कोशिशें कर रहे थे, सही या गलत इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन हामिद मीर उस वक्त वहाँ खड़े हुए थे, ये समझना और बताना बड़ा ज़रूरी है। उस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पूरे कॉलम्स की एक सीरीज़ भी लिखी,
और जमात इस्लामी ने जो उस वक्त किरदार अदा किया वो भी सबके सामने। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई तो इन्होंने मुसलसल कालम लिखकर पूरे 1 डेढ़ 2 साल, जब तक 10 दिसंबर 2000 नहीं आ गया उसके बाद भी जो है वो जनरल मुशर्रफ की वो तारीखें करते रहे, उन्हें मर्द मुजाहिद गर्दानते रहे, उन्हें कुरून उल्लाह के मुसलमानों की तरह का मुसलमान करार देते रहे और उनके बेशुमार मामलात की तोजियात पेश करते रहे और कहते रहे कि ये मर्द मुजाहिद है जनरल मुशर्रफ। और उन्होंने ये भी कहते रहे कि आइन तो मुशर्रफ ने नहीं तोड़ा, आइन तो नवाज शरीफ ने तोड़ा। बल्कि यहाँ भी इन्होंने कहा कि आगे चलकर इन्होंने बज़ाहिर निज़ाम का जिक्र किया, लेकिन मिसालें इन्होंने अपने कालम के अंदर झूठे ख़त शाया करके लोगों के ये भी बताई कि नवाज शरीफ को इस मामले के ऊपर फांसी होना चाहिए। यानी कि जिस तरह से भुट्टो को फांसी हुई उस तरह से नवाज शरीफ की फांसी के भी बिल्कुल हमायत में थे। जिस तरह उस वक्त भुट्टो की फांसी के हमायत में थे कई साहिबान, जर्नलिस्ट साहिबान, जो कि बाद में नवाज शरीफ के हामी बने और आजकल वो नाम नहाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनकर इस मामले के ऊपर तनकीद किया करते हैं, वो और उनकी औलादें। लेकिन उस वक्त ये तमाम लोग जो हैं वो जो है वो जनरल ज़िया-उल हक के साथ खड़े हुए थे। इसी तरह इस मौके के ऊपर जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे हामिद मीर, और वाज़ह तौर पर उन्होंने हुकूमत गिराने को ठीक अमल करार दिया। और नवाज शरीफ के वाले से उन्होंने कहा इन्हें फांसी होनी चाहिए, इस निज़ाम को फांसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की बिल्कुल बहाल ना करें, आप आएँ और एहतसाब करें। इस किस्म की बातें उन्होंने की जिसकी बुनियाद पर उन्हें फ़वाइद भी हासिल हुए। वो फ़वाइद क्या थे मैं पहले भी आपको बता चुका कि जंग जियो ग्रुप जब 2002 में आया तो ज़राए का ये दावा है, उस हवाले से ज़राए सबूत भी फ्राहम करते हैं इस्लामाबाद के अंदर कि हामिद मीर जो है वो सिफारिशें करवा के उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि वो औसाफ ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे और उस वक्त औसाफ ग्रुप में उनके कालम छपा करते थे जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब था। और उसके बाद फिर जंग जियो ग्रुप ये जियो टीवी लेकर आया और यहाँ भी क्योंकि हामिद मीर को इस्तेमाल किया जाना था बाकायदा तौर पर उन्हें लॉन्च किया गया। और उसके बाद क्या किरदार था हामिद मीर का वो आपके सामने है, किस तरह से मुसलसल 2005 तक, जब तक लाल मस्जिद 2005 या 2006 जब तक लाल मस्जिद का जो है वो ऑपरेशन नहीं हो गया उस वक्त तक क्या मामलात थे 2006-2007 तक, और उस तमाम मामलात के अंदर क्या चीज़ें थीं जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से हामिद मीर क्या किरदार जो है वो अदा करते रहे। बल्कि इवन लाल मस्जिद के जो मौके के ऊपर पहले वो जो है वो कहते रहे जो है वो जनरल मुशर्रफ को उन्हें कहते रहे कि उनकी हल्लाशेरी करते रहे कि जनाब दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लाल मस्जिद के अंदर जो है वो ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा। और फिर जब उसके बाद ऑपरेशन हो गया तो वो मामले के दूसरी तरफ जो है वो जाकर खड़े हो गए और कहने शुरू हो गए कि लाल मस्जिद के अंदर तो जनाब बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जुलाई 2007 का वाक़या ये बिल्कुल मैं इसकी डेट कंफर्म कर रहा था। इस वक्त तक तमाम तर उसी दौरान सीजे की मूवमेंट इसके साथ साथ ही चली थी क्योंकि मैं उस वक्त जंग जियो ग्रुप का हिस्सा था, जियो टीवी में मैं काम किया करता था। तो हामिद मीर का ये किरदार रहा लाल मस्जिद मामले के ऊपर भी कि एक वक्त पहले वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट, मौके की मुनासबत से जहाँ उनको फ़ायदे नजर आए। उसके बाद फिर इस मामले, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा वाक़यात होते हैं किसी एक मामले को छुपाने के लिए स्मोक स्क्रीन बनाई जाती है। जब लाल मस्जिद हो रही थी उसी दौरान फिर सीजे की मूवमेंट भी हुई और सीजे की उस मूवमेंट के अंदर मैं खुद जंग जियो ग्रुप का हिस्सा था। हम लोग बिल्कुल कवरेज नहीं दिया करते थे, आज टीवी कवर करता था और बाकायदा तौर पर वकला कहते थे कि जियो आज की तरह जियो। लेकिन फिर ये इत्तलात आई कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीर शकील रहमान की मुलाकातें हुई, हामिद मीर के साथ जो है वो मीर शकील रहमान के साथ जो है वो नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई और फिर ट्विस्ट आया आहिस्ता से और फिर आहिस्ता आहिस्ता कामरान खान, हामिद मीर, इन तमाम लोगों को इस्तेमाल करना शुरू किया मीर शकील रहमान ने। और उसके बाद फिर आपके सामने एक पूरी तारीख़ है। इफ्तिखार चौधरी की किताब भी, चौधरी शुजात की किताब भी इस हवाले से अब तो इन बिटवीन द लाइन ये वाज़े हो चुका है कि किस तरह से तमाम तर मामलात के पीछे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी थे और फिर जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के पीछे होने की वजह से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक टास्क दिया गया हामिद मीर साहब को और उस टास्क को उन्होंने भरपूर तरीके से निभाया। अब इसके अंदर किसी किस्म का कोई सरबस्ता राज नहीं है, बल्कि लोग तो ये भी दावा करते हैं कि जंग जियो ग्रुप पर होने वाला जो हमला था वो भी ढकोसला था और लोग इस मामले के अंदर हामिद मीर साहब का नाम भी लिया करते हैं क्योंकि बाद में जनरल मुशर्रफ ने कॉल करके उनसे माजरत भी की थी। ये तमाम तर मामलात हमने अपनी आंखों से होते हुए देखे 2006, 7 और 8 के अंदर। उसके बाद फिर मेमो के मामले के ऊपर इनकी क्या पोजीशन थी, बाद में क्या हो गई। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो जनाब जब ये करप्शन का स्कैंडल नवाज शरीफ के ऊपर आया, पानामा लीक्स का, जब उनके खिलाफ ये केस चल रहा था उस वक्त इसकी जो हामिद मीर साहब का क्या मौक़िफ़ था, जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया उस वक्त क्या मौक़िफ़ था, मुकम्मल तौर पर उस वक्त ये खड़े होते इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब इसको छोड़ दें कि गलत किया सही किया वो तो मतलब ज़ाहिर बात है एक इंटरनेशनल मामला था और इमरान खान भी डेफिनेटली उन्होंने भी तहरीक चलाई, मैं वो एक अलहदा मामला है। मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जो कुछ हो रहा था ये हम जो है वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बाद में उन्होंने पैंतरा बदला और पैंतरा बदल कर फिर ये
नवाज शरीफ के साथ हो गए, और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट वो माजी की चली गई नहीं आ गई तो ये पुरानी इस्टेब्लिशमेंट को रेगेदना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इनके उस पनामा के बाद भी कितना अर्सा तक कार्डियल रिलेशनशिप ले। आपको याद है किस तरह से ISPR के हेलीकॉप्टर्स के अंदर और बाकी सारे मामला, आसिफ गफूर साहब की इनके साथ तस्वीरें, सब कुछ आपके सामने है। और इस तमाम तर मामलात के अंदर क्या कुछ होता रहा वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, इस वक्त हामिद मीर कहाँ खड़े थे? उस वक्त भी वो इमरान खान के साथ नहीं खड़े थे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इस माफिया के साथ खड़े हुए थे। और हमेशा यानी कि एक ये अपना वो किरदार अदा करते हैं जो इन्हें सौंपा जाता है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, पूरे 1 साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस किस्म के मुजालिम हुए, वो तमाम तर मुजालिम के ऊपर तो खामोश हैं। और आज उन्होंने जनाब ये एक नया कट्टा खोल दिया है और इसके बाकायदा मकासद हैं। लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये एक टास्क के तौर पर हामिद मीर को आगे किया गया है बाज़ मामलात से तवज्जो हटाने के लिए, और आइंदा चंद दिनों के अंदर इमरान खान भी बाज़ अहम तरीन मामलात पर अपनी खामोशी तोड़ने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।